गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी के गद्य खंड से पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इन्होंने भाषा और आज का जो आधुनिक समय है उसके बारे में, कि भाषा का आधुनिक स्वरूप क्या है, उसके बारे में बताया है। उनकी इस पाठ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं, जिसके आधार पर हम पूरे पाठ को समझेंगे। आइए पहले मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला है भाषा परिवर्तनशील है, यानी भाषा में बदलाव होता रहता है। दूसरा, संस्कृति का अभिन्न अंग है, यानी भाषा जो है हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा, भाषा में परिवर्तन कैसे संभव, यानी किस तरह से हम भाषा में बदलाव ला सकते हैं। चौथा है, संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तन और गतिशील है। पांचवा है, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, यानी इसको प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से रेड्डी जी ने इन बिंदुओं के आधार पर हमें पाठ समझाने की कोशिश की है। तो पहला बिंदु ये हम देख लेते हैं कि भाषा जो है परिवर्तनशील है। क्या बताया उन्होंने उसके बारे में। रेड्डी जी का विचार है कि कहीं भी नवीनता से ही रमणीयता की उत्पत्ति होती है। जहां नवीनता होगी वहां सौंदर्य अवश्य होगा। जो वस्तु नित्य यानी प्रतिदिन नए नए रूप धारण करेगी वह निश्चय ही सुंदर और आकर्षक होगी। वह सुंदर होगी और अवश्य सुंदर होगी। वह नवीन भी होगी। इसी भाव को संस्कृत के कवि माघ ने कहा है, क्षणे क्षणे यवना मुपैति तदैव रूपम रमणीयता कहकर व्यक्त किया है। जहाँ सुंदरता नहीं होती वहां वह वस्तु मान्य नहीं होती। इसी प्रकार जहाँ किसी कलाकार की रचना में नवीनता नहीं होती वहां मौलिक उपलब्धि मानी जाती है, किंतु नवीनता नहीं होती वहां जनता और समाज उसे स्वीकार नहीं करता, उसे वहां सम्मान नहीं मिलता। जिस प्रकार कड़ी गली पुरानी मान्यताओं को लेकर समाज प्रगति नहीं कर सकता, उसी प्रकार पुरानी परंपराओं, शैलियों और रीतियों पर चलने वाली भाषा समाज में चेतना का स्वर मुखर नहीं कर सकती। भाषा में जब तक नवीनता नहीं होगी तब तक वह युग चेतना लाने में सर्वथा असमर्थ होगी। भाषा अपने समय की अभिव्यक्ति का एक सशक्तशाली माध्यम होती है। तो इस तरह से लेखक ने बताया है कि भाषा में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी रमणीयता, उसका जो आकर्षकपन है, जो उसकी सुंदरता है, सौंदर्यता है, वह बना रहे। अब अगला बिंदु है हमारा संस्कृति का अभिन्न अंग। अब यहाँ देखिए, लेखक ने बताया है कि भाषा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषा और संस्कृति होती है। किसी भी स्थान की भाषा और संस्कृति में अभिन्न यानी ऐसा जिसे अलग न किया जा सके, ऐसा संबंध होता है। यद्यपि किसी स्थान की संस्कृति वहां की परंपराओं से उत्पन्न होती है, किंतु उसमें परिवर्तनशीलता और गतिशीलता होती है। वह मानवीय गुणों को ग्रहण करती है। जिस प्रकार किसी देश में विज्ञान की प्रगति नित्य विकासशील होती है, ठीक उसी प्रकार वहां की संस्कृति भी विकासशील हुआ करती है। जैसे जैसे देश में नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होने लगते हैं, वैसे वैसे वहां की संस्कृति में भी परिवर्तन होने लगता है। ऐसे परिवर्तनशील सांस्कृतिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा में नवीनता एवं लचीलेपन का होना आवश्यक है। पुरानी परंपराओं से जकड़ी भाषा नई हलचलों की अभिव्यक्ति प्रदान करती है और उसे पुरानी परंपराओं में जकड़ी भाषा नई हलचलों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में समर्थता नहीं दिखाती। इसलिए आवश्यक है कि भाषा के नए प्रयोग किए जाएं, नए ढंग से भावों को अभिव्यक्त किया जाए और नए शब्दों की खोज की जाए। प्रचलित जो यहाँ पर शब्द हैं, चाहे वह किसी भी भाषा के क्यों ना है, उन्हें ग्रहण कर लिया जाए। अब हमारा अगला बिंदु है भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है। तो देखिए,
लेखक ने बताया है कि भाषा में नए शब्द और मुहावरे प्रदान करते समय हमें इस बात का भली भांति ध्यान रखना चाहिए कि भाषा का प्रमुख कार्य अपनी भावनाओं एवं अनुभवों तथा विचारों की अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है, यानी नितांत आवश्यक है और अत्यंत स्पष्ट भी होनी चाहिए। यदि किसी भाषा में स्पष्टता का गुण नहीं है अथवा निर्देश देने की क्षमता नहीं है, तो यह ऐसी भाषा जो होती है वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहती। अपनी बात कहने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार नए शब्द और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। नए शब्दों की रचना करते समय हमें अपने हठ और आग्रह को छोड़कर इस पर विचार करना चाहिए कि भाषा की शब्द मूल आत्मा क्या है, यानी शब्द की जो मूल आत्मा है वह क्या है। इसी के साथ साथ उसके प्रयोग की सार्थकता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। शासकों की भाषा अंग्रेजी किसी भावदासता का चिन्ह है, ऐसा मानकर यदि हम नए शब्दों के निर्माण में लग जाएंगे तो नुकसान अंग्रेजों का नहीं अपितु हमारा ही होगा। अब जैसा हमारा अगला बिंदु है कि संस्कृति परंपरा से मिश्रित होने पर भी परिवर्तन और गतिशील है, इसके बारे में देखते हैं कि कवि ने क्या कहा है, कि लेखक ने क्या कहा है। अब देखिए कि यहाँ पर किस बात की चर्चा हो रही है। लेखक के विचार में भाषा संस्कृति का ही अंग है और संस्कृति से पृथक होकर वह अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती। किसी विशिष्ट परंपरा से संस्कृति की उत्पत्ति होने पर भी उसका स्वरूप सदैव यथावत नहीं रहता, वरन युगानुकूल आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। साहित्य, कला, अभिनय आदि संस्कृति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन और गतिशीलता के दर्शन किए जा सकते हैं। इस दृष्टि से भाषा का भी परिवर्तित होते रहना और निरंतर गतिशील बने रहना स्वाभाविक है। हमारा अंतिम बिंदु है भाषा समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर भाषा के महत्व की व्याख्या की गई है कि हमारे अनुभव, विचार, मत, सिद्धांत सभी की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वह केवल भाषा है। समाज के उत्थान और विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास होता जाता है, क्योंकि परंपरागत पद्धति पर चलने वाली भाषा जन चेतना को गति देने में असमर्थ हो जाती है। नई चेतना और बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल बदली हुई भाषा ही चेतना का स्रोत बनती है। वस्तुतः भाषा ही वह तत्व है जो युग को बदलती हुई चेतना को सशक्त रूप में व्यक्त कर पाती है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसे युगानुरूप मुहावरों को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे पाठ में भाषा के नवीनीकरण पर, भाषा के बदलाव पर, भाषा की संस्कृति के अभिन्न अंग होने पर जोर दिया गया है। लेखक ने माना है कि हमें भाषा में नए नए शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों इत्यादि का प्रयोग करके उसका नवीनीकरण करना चाहिए और उसे आधुनिक बनाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर दोहराएंगे। धन्यवाद।